मीरा बिना रुद्र की तरफ देखे ही अंदर की तरफ जाने लगी। रुद्र उसे जाने से रोकना चाहता था, पर चाहकर भी वो मीरा को रोक नहीं पाया। उसने अपने मन में सोचा, अब तो कोई वजह ही नहीं बची है इसे रोकने के लिए। तभी निकिता ने उसे दोबारा कॉल किया तो रुद्र ने परेशान होते हुए खुद से कहा, एक तो ये लड़की ना पागल हो गई है, कब से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है पागलों की तरह, और एक ये मीरा है, उसे सिर्फ अपनी जीत की ही पड़ी है। ये सोचते हुए रुद्र जल्दी से अपनी हवेली की तरफ जाने लगा, और इधर मीरा चुपके से खिड़की में से उसे जाते हुए देख रही थी। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो चला गया तो मीरा ने सोचा, चलो कम से कम रुद्र मेरी इतनी इज्जत तो करता है कि उसने मुझसे कल के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। सोचते हुए मीरा अपने मोबाइल में सेव किए हुए रुद्र के फ़ोटोज़ को देखने लगी। इधर रुद्र जब घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि निकिता घर के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही निकिता दौड़कर उसके पास आई और बोली, रुद्र तुम कहाँ थे? मैंने कहा था ना आज मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, तो हम कहीं बाहर चलेंगे। रुद्र बोला, हाँ तुमने कहा तो था, पर मुझे आज थोड़ा काम था, इसलिए हम किसी और दिन बाहर चलेंगे। इस टाइम में इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि तुम्हारी बात सुनने की भी ताकत नहीं है मुझ में। कोई बात नहीं रुद्र, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हम बाद में बातें कर लेंगे, फ़िलहाल तुम्हें आराम की ज़रूरत है। रुद्र ने हाँ कहा और इससे पहले कि निकिता कुछ और बोलती जल्दी से अंदर चला गया। निकिता उसे जाते हुए गौर से देख रही थी। रुद्र सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। ऊपर जाकर वो फ्रेश होने लगा, और फ्रेश होने के बाद वो मोबाइल लेकर लेट गया। वो लेटकर सोचने लगा, मीरा अभी भी मुझसे नाराज़ ही है और शायद अब तो वो हवेली पर भी नहीं आएगी, इसलिए अब मैं उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पाऊँगा। उससे बात करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रुद्र ये सोचते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। स्क्रॉल करते करते उसे कुछ ध्यान आया और वो खुद से बोला, अगर मीरा मेरा अकाउंट देख सकती है तो मैं उसका अकाउंट क्यों नहीं देख सकता? मैं भी देखूंगा। ये सोचते ही रुद्र मीरा का नाम इंस्टाग्राम पर सर्च करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद उसे मीरा का अकाउंट मिल गया। उसने जल्दी से उसे ओपन किया, पर अफसोस उसका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट था। रुद्र ने मन में सोचा, अरे यार ये लड़कियों का अकाउंट हमेशा प्राइवेट क्यों रहता है? जाने दो, नहीं देखनी मुझे किसी की भी फ़ोटो, मैं जा रहा हूँ सोने। कहते हुए रुद्र सो गया। लगभग 12 बजे उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। रुद्र ने फ़ोन नहीं उठाया तो फ़ोन बार बार बजने लगा। रुद्र ने सोते हुए ही बड़बड़ा कर कहा, यार ये इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है? परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो रुद्र। ये आवाज़ सुनकर रुद्र चौंक गया और घबराते हुए उसने पूछा, आपने इस समय कॉल किया, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सामने से घबराई हुई किसी की आवाज़ आई, मेरे कमरे में भूत है जो मुझे डरा रहा है। रुद्र बोला, क्या? आप क्या बोल रही हैं? सामने से आवाज़ आई, हाँ सच में, तुम अभी यहाँ आ जाओ। लेकिन रुद्र कुछ कह ही रहा था कि तभी सामने से आवाज़ आई, लेकिन कुछ नहीं, तुम बस यहाँ आ जाओ और जल्दी आओ। रुद्र ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने मन में सोचा, लगता है ये मौसी ने फिर से कोई भूत की पिक्चर देख ली और अब मुझे परेशान कर रही हैं। इतनी रात को भूत भूत करके खुद भी डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। मुझे लगा उन्हें कुछ हो गया होगा, इसलिए इतनी रात को कॉल किया है। लेकिन सिर्फ मुझे ही कॉल क्यों किया इन्होंने? भैया को करती या फिर मम्मी या पापा को कर लेती, पर नहीं, हर किसी को तो सिर्फ मुझे ही परेशान करना होता है। मैं नहीं जा रहा कहीं, वो मौसी ऐसे ही भूत भूत करके सो जाएंगी। वैसे भी वहाँ कहाँ कोई भूत आएगा? ये सोचते हुए रुद्र कहीं नहीं गया और फ़ोन साइलेंट पर करके वापस सो गया। सुबह आंचल जी के चीखने की आवाज़ से रुद्र की नींद खुली। रुद्र उठा तो उसने सुना आंचल जी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरी बहन हॉस्पिटल में है, मेरी बहन वहाँ एडमिट है, जल्दी से चलो। ये सुनते ही रुद्र घबरा गया और जल्दी से फ़ोन लेकर वो नीचे आया। रुद्र को देखकर नमन जल्दी से उसके पास आया और बोला, अरे पता नहीं मौसी को क्या हुआ, सुबह सुबह ही हॉस्पिटल से कॉल आया कि मौसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और पापा हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए चले गए हैं। रुद्र ये सब सुनकर पहले तो घबरा गया, फिर उसने खुद को संभालते हुए सबसे कहा, मैं भी वहाँ जाता हूँ। आंचल जी ने भी घबराते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मम्मी आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? पहले हम उनकी सिचुएशन देखते हैं, फिर आपको बुला लेंगे।
रुद्र अपनी मम्मी पर गुस्सा करके तुरंत बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। रुद्र जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा अधिराज जी डॉक्टर से बात कर रहे थे। रुद्र ने सीधे जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, लगता है तेरी मौसी को अटैक आया है। अब जब वो होश में आएंगी तो ही पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें हुआ क्या था। रुद्र बोला, ठीक है पापा, आप एक काम करिए, आप घर जाकर माँ को संभालिए, मैं यहाँ मौसी को संभाल लूँगा। पर कुछ नहीं पापा, आप जाइए, वहाँ माँ बहुत घबराई हुई हैं, प्लीज़ आप वहाँ जाकर उन्हें संभालिए। रुद्र के ज़िद करने पर अधिराज जी ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन तुम फ़ोन पर अपनी मौसी का हाल हमें बताते रहना। ये कहते हुए अधिराज जी वहाँ से चले गए और इधर रुद्र अपना सर पकड़कर कुछ देर के लिए बैठ गया। फिर अकेले इधर से उधर घूमकर वो अपनी गलती पर पछता रहा था। वो मन में सोचने लगा, क्या मौसी ने सच में भूत देख लिया है क्या? अगर उन्हें होश आया तो वो सबसे पहले यही कहेंगी कि उन्होंने मुझे कॉल किया था, पर नींद के चक्कर में मैंने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्हें भूतों के बीच में छोड़ दिया। पर सच में भूत कहाँ होते हैं, और होते भी हैं तो गांव के पीपल या बरगद के पेड़ पर होते हैं। यहाँ शहरों में तो उनके रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो वो यहाँ क्यों आएंगे? और वो भी ये कंजूस मौसी के घर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर मैं भूत होता तो मौसी के घर को छोड़कर बाकी सबके घर चला जाता, कतई नहीं। वहाँ लगे चेयर्स पर बैठकर रुद्र फिर से सोचते हुए खुद से बोला, क्योंकि मुझे पता है इन जैसे कंजूस मौसी के घर में कभी भूतों को भी पानी नसीब ना हो, और पानी ना पीने की वजह से ही मेरी आत्मा प्यासी ही रह जाए। और इनके घर में तो फ्रिज में भी कुछ नहीं रहता, तो मैं वहाँ भूत बन के भी खाऊंगा क्या? तो ये तो पक्का है कि मैं भूत बन के तो क्या, ऐसे जीते हुए भी इन मौसी के घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यही सब सोचते हुए अचानक से रुद्र को एहसास हुआ कि वो ये सब क्या सोच रहा है। इसलिए उसने झटके से उठते हुए कहा, हे भगवान, यहाँ मेरी मौसी को अटैक आया है और मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मुझे हो क्या गया है? एक तो पहले उस मीरा का भूत देखा और अभी ये मौसी के चक्कर में मैं खुद को भूत बनाने में लगा हूँ। रिलैक्स रुद्र, रिलैक्स रिलैक्स कर, वरना इन दोनों के चक्कर में तू पागल हो जाएगा। ऐसा कहकर रुद्र खुद को शांत करने लगा। रुद्र को खुद नहीं पता चल रहा था कि वो आखिरकार सोच क्या रहा था, इसलिए उसने खुद से कहा, शायद मुझे भूख लग रही है, तभी मेरे दिमाग में ये अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले फ़्रेश होकर आता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ, तभी मेरा दिमाग सही ट्रैक पर आएगा। खुद से ये कहते ही वो जल्दी से फ्रेश होने चला गया और उसके बाद वो नाश्ता करने के लिए कैंटीन में चला गया। नाश्ता करने के बाद जब वो वापस अपनी मौसी के रूम के पास आया तो उसने देखा उसकी मौसी होश में तो आ गई थी, पर वो अभी सो रही थी क्योंकि उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया था। रुद्र अभी भी परेशान था और घबराया हुआ भी। वो इधर से उधर घूम ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रुद्र ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसकी चीख निकल गई, आ बचाओ! रुद्र को चीखते हुए देखकर सब लोग मुड़कर उसे ही देखने लगे। रुद्र ने सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वो चुप हो गया और फिर रुद्र ने सामने देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने खड़े हुए इंसान ने कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मेरे यहाँ आने पर कोई रोक है क्या? रुद्र ने उसे देखकर एक बार को सोचा, ये मीरा सच में यहाँ है या फिर मुझे उसका भूत दिख रहा है? नहीं नहीं, कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि भूत से बातें करते वक्त लोगों को सिर्फ हम ही पागलों की तरह खुद से बात करते दिखाई देते हैं, सामने वाले को भूत दिखते नहीं हैं। इसलिए इससे पहले कि मीरा से बातें करते समय सब लोग मुझे पागल समझें, मैं पहले ही कंफर्म कर लेता हूँ कि ये सच में मीरा है या फिर उसका भूत है। यही सोचकर उसने आगे बढ़कर मीरा के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर मीरा चौंक गई और उसने रुद्र से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? एक तो मेरा हाथ पहले से ही टूटा हुआ है और तुम उसे और तोड़ना चाहते हो क्या? तुम्हारे हाथ की पट्टी भले ही निकल गई हो, लेकिन मुझे अभी भी पट्टी लगी हुई है बॉस, ये भूल मत जाना तुम। मीरा की आवाज़ सुनकर उसे ये यकीन हो गया था कि ये सच में मीरा है, इसलिए उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और मन में बहाने सोचने लगा कि आखिर इसको क्या वजह बताऊं कि मैंने इसका हाथ क्यों पकड़ा था। तभी उसकी नज़र मीरा के हाथ में बंधी हुई पट्टी पर गई। उसने मीरा से कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के हाथ पैर तोड़ने का, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है। मीरा बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। और हाँ, मेरा हाथ अभी ठीक है, पर पट्टी अभी नहीं खुली थी, इसलिए तो आज मैं यहाँ ड्रेसिंग खुलवाने आई थी।
तभी मुझे तुम यहाँ दिखे तो मैं तुमसे पूछने आ गई कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। रुद्र ने पहले यहाँ वहाँ देखा और फिर बोला, सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड था। वो क्या है ना, मेरी मौसी बीमार हो गई हैं, उन्हें अटैक आ गया है। वो कल रात कह रही थी कि उनके आसपास कोई भूत है, जिसे देखकर शायद वो डर गई और उन्हें अटैक आ गया, पर वो भी ठीक है। मीरा ने कहा, अच्छा। रुद्र, जब उन्हें भूत दिखा तो उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया क्या? उनके घर पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं था क्या? रुद्र मीरा के इस सवाल पर घबरा गया और घबराते हुए उसने मीरा से कहा, उनके घर में सिर्फ उनके 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों ही विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मौसी अकेली रहती हैं और अकेले ही पूरा कारोबार संभालती हैं। पर आज तक ऐसा भूत वाला कुछ भी नहीं हुआ था। आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा था। उन्होंने रात को 12 बजे मुझे कॉल किया था कि उन्हें कोई भूत दिख रहा है, पर मुझे लगा कि हर बार की तरह उन्होंने कोई भूत की मूवी देख ली होगी, तो वो ऐसे ही चिल्ला रही हैं, इसलिए मैंने नींद में उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें इग्नोर मारकर सो गया। सुबह उठा तो ये बात पता चली, इसलिए मैं तो बहुत घबरा गया कि कहीं मौसी सबको ये ना बता दें कि उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैं अपनी नींद के चक्कर में उन्हें बचाने नहीं पहुंच पाया। इसीलिए मैंने जानबूझकर किसी घर वालों को भी यहाँ नहीं आने दिया, ताकि मौसी जैसे ही होश में आए तो सबसे पहले मैं उनसे बात कर लूँ, फिर ही घर वालों को बुलाऊँ। मीरा ने यह सब सुनकर कहा, तुमसे गलती तो हुई है रुद्र, पर इस समय गलतियों पर ध्यान देने से अच्छा है कि सबसे पहले हम मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। सॉल्यूशन? लेकिन कैसा सॉल्यूशन? इससे पहले मीरा रुद्र को कुछ कहती वहाँ डॉक्टर्स आए और उन्होंने रुद्र से कहा, आपके मरीज़ को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही मीरा ने रुद्र से कहा, तुम अंदर जाकर मौसी से मिलाओ, मैं यहाँ वेट करती हूँ। मीरा की यह बात सुनकर रुद्र ने ठीक है कहा और वो डरते हुए अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही मौसी उसे देखते ही रो पड़ी और बोली, बेटा, मैंने कल तुझे कितने कॉल किए कि मेरी जान खतरे में है, वो भूत मुझे मार डालेंगे, पर तूने मुझे बेवकूफ़ समझकर मुझे इग्नोर कर दिया। खुद तो चैन की नींद सो गया और मैं मौत की नींद सोते सोते बच गई। अरे मौसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कल मैं इतना थक गया था कि मैंने नींद में आपको क्या क्या कहा मुझे खुद को याद नहीं है। मैंने शायद नींद में आपका कॉल रिसीव किया था। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मौसी बोली, एक ही शर्त पर माफ़ी मिलेगी। रुद्र ने बिना शर्त सुने ही कहा, आप जो बोलेंगी वो मैं करूँगा। आप एक बार बोलकर तो देखिए मौसी। मौसी बोली, तो शर्त ये है कि तुम आज के आज ही मेरे घर से भूत को भगा दो, तब जाकर मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। मैं किसी को भी ये भी नहीं कहूँगी कि तुमने मुझे रात को इग्नोर किया था और मुझे बचाने भी नहीं आए थे। क्या ये आप क्या कह रही हैं मौसी? आप अपने प्यारे क्यूट हैंडसम बेटे को उस खतरनाक भूत के हवाले कर देंगी क्या? आप में माया, मोह, दया नाम की कोई चीज़ बची भी है या नहीं? मौसी ने कहा, देखो बेटा, मैंने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी, अब आगे तुम्हारी मर्जी, पर मेरी शर्त तो नहीं बदलने वाली। रुद्र ये सब सुनकर मन में सोचने लगा, हे भगवान, ये अकेली नारी मुझ जैसे नौजवान पर भारी क्या कर रहा है तू भगवान, क्या कर रहा है? यही सोचते हुए रुद्र ने कहा, ठीक है मौसी, मैं करवाता हूँ। तो मौसी ने कहा, हाँ जा, विजयी भवे। मौसी की यह कहने पर रुद्र ने मन में सोचा, मौत के कुएं में धक्का देकर विजयी भवे का वरदान दे रही हैं। ये तो वही हाल हुआ कि खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारो। रुद्र झूठी हंसी हंसते हुए बाहर निकल गया और मन में बड़बड़ा कर बोला, चलो रुद्र बेटा, मौत के कुएं में भूतों से मिलने बाहर आने तक रुद्र का मुंह उतर गया था। मीरा ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि ज़रूर मौसी ने इसे भूत भगाने जैसा कोई काम दिया हुआ है, इसीलिए रुद्र ने ऐसे मुंह लटका रखा है। रुद्र जब उसके पास आया तो वो रुद्र से बोली, क्या हुआ, मौसी ने भूत भगाने को कहा है ना? रुद्र ने मीरा की बात सुनकर चौंकते हुए उसे देखकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम तो भूत नहीं हो? रुद्र की इस बात पर मीरा हंसने लगी और बोली, तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था मैंने, उस पर ये ही लिखा था। रुद्र ने उदास होते हुए अच्छा कहा तो मीरा ने उसे कहा, चलो फिर मिलकर भूत भगाते हैं। तो रुद्र बोला, मिलकर? पागल हो गई हो क्या तुम क्यों आओगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं आओगी, मैं जा रहा हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। इस बात पर मीरा ने कहा, क्यों, तुम्हारे पास सुपरमैन वाली पावर ज़्यादा है क्या और मेरे पास नहीं है? ऐसा सोच रहे हो तुम कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ हो जाएगा? अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है, तो मैं तो अब तुम्हारे पीछे पक्का आऊँगी, चाहे साथ ले चलो, चाहे तो मैं अकेले ही आऊँ।
पर मैं आऊँगी ज़रूर। रुद्र बोला, तुम सच में पागल हो गई हो क्या? क्या ज़रूरत है तुम्हें वहाँ आने की? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ो। मैंने मम्मी पापा को कॉल करके बुला लिया है, तो तुम उनके साथ घर चली जाना। चलो बाय, अपना ध्यान रखना, अब मिलते हैं बाद में। कहते हुए रुद्र आगे जाने लगा। तभी मीरा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारे पीछे आऊँगी, पर मैं तुम्हें अकेले मौत के मुंह में जाने नहीं दूंगी। ये बात सुनकर रुद्र ने मीरा की तरफ देखा, जो बड़े प्यार से उसे ही देख रही थी। रुद्र भी उसको प्यार से एकटक देखने लगा। तभी किसी की आहट सुनकर उनकी तंद्रा टूटी और रुद्र ने जल्दी से अपनी नज़र मीरा पर से हटा ली। उसने फिर से कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही मीरा बोली, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, बस मुझे इससे आगे कुछ नहीं सुनना। मीरा की जिद के आगे हार मानते हुए रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। मीरा और रुद्र दोनों गाड़ी में बैठकर मौसी के घर की ओर चल दिए। मीरा ने मूड फ्रेश करने के लिए म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। तभी उसमें रैंडमली एक गाना बजने लगा और गाने के बोल थे, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। ये गाना सुनकर रुद्र और मीरा दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे और हड़बड़ाहट में रुद्र ने जल्दी से गाना चेंज कर दिया और गाना बजा, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये गाना सुनकर मीरा ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे कैसे गाने बज रहे हैं इसमें? रुद्र, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज़ की तरह भूत हमारी कार में ही हैं। ये कहते हुए मीरा ने फिर से गाना चेंज कर दिया और अब गाना बजा, बेकरार प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा। ये सुनकर मीरा ने जल्दी से म्यूज़िक सिस्टम ही बंद कर दिया और बोली, लगता है इस म्यूज़िक सिस्टम में भी भूत घुस गए हैं, जहाँ देखो डरावने गाने ही बज रहे हैं। इस बात पर रुद्र हंसने लगा और उसे हंसता देखकर मीरा को भी हंसी आ गई। दोनों हंसते हुए और बातें करते हुए मौसी के शहर में पहुंचे। शहर में एंट्री होते ही मीरा ने कहा, अच्छा रुद्र, एक काम करते हैं ना, पहले कुछ खा लेते हैं। क्या पता भूत से लड़ाई करते करते कितना टाइम निकल जाए, इसलिए खाना खाकर ही चलते हैं। और फिर अगर खाना खाकर जाएंगे तो ताकत भी तो बनी रहेगी ना भूत से लड़ने की। ये सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, तुम अगर सीधे सीधे ये कहती कि मुझे भूख लगी है तो भी मैं तुम्हें खाने के लिए ना नहीं कहता। मीरा मन में बोली, ओफो, ये रुद्र भी ना हर बार मेरे मन की बातें पढ़ लेता है। फिर मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, वो मेरा मतलब है कि अगर खा पी कर जाएंगे तो भूत का सामना अच्छे से कर सकेंगे ना। रुद्र मीरा की इस बात पर हंस दिया और बोला, मीरा, तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ये सब ज़रूर किसी की साजिश होगी, असल में कोई भूत वूत नहीं है वहाँ। पागल तो तुम हो गए हो, भूत होते भी हैं और दूसरों को परेशान भी करते हैं। हो सकता है तुम्हारी मौसी ने किसी भूत को अनजाने में दुख पहुंचा दिया हो और वो भूत उनके पीछे पड़ गया हो। रुद्र ने मीरा की बात गौर से सुनकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भूत वूत बस सब मन का वहम है। इस बात पर मीरा ने कहा, ऐसा नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। रुद्र, तुमने कंचना की सीरीज़ नहीं देखी है क्या? बेचारी हमारी भोली सी तापसी वहाँ जाकर कैसे फंस जाती है और एक सीरीज़ में तो वो खुद भूत बन जाती है। रुद्र ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, ये तापसी कौन है? अरे, कंचना मूवी की हीरोइन। रुद्र बोला, ओह अच्छा, वैसे मैं मूवीज़ नहीं देखता क्योंकि मेरे पास मूवी देखने के लिए फालतू टाइम नहीं है। इस पर मीरा ने कहा, अरे तो अभी की लेटेस्ट मूवी ना सही, पहले की तो देखी होगी ना बचपन में, कोई तो देखी होगी, कुदरत राज, कृष्णा कॉटेज, 1920। मीरा धीरे धीरे करके सारी हॉरर मूवी की लिस्ट बताने लगी तो रुद्र ने इस बात पर खींचते हुए कहा, मीरा, हम यहाँ मूवी डायरेक्ट करने नहीं आए हैं, सही में मामला क्या है उसको चेक करने आए हैं। तो तुम क्यों सारी मूवीज़ के नाम मुझे बता रही हो? अरे वो तो इसलिए ताकि तुम्हें भूतों के कारनामे याद आ जाएं और फिर हम उन मूवीज़ में से सीख कर अच्छे से भूत भगाने के तरीके सोच पाए। अच्छा ये छोड़ो, अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, कम से कम फियर फाइल्स तो देखा ही होगा ना। रुद्र ने कहा, मुझे बचपन से इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है मीरा, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था, इसलिए मैंने कभी एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मैंने ना ही कोई मूवीज़ ही देखी हैं और ना ही कोई सीरियल। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी टीवी ही नहीं देखा अब तक। इस पर मीरा ने अपने सर पर अपना हाथ दे मारा और बोली, ओफो रुद्र, यू आर सो बोरिंग। इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई और काम के सिवाय कोई थ्रिल नहीं है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा वर्क। मीरा की ये सब बातें सुनकर रुद्र बोला, अरे हम यहाँ भूत पकड़ने आए हैं, ना कि उस पर मूवी बनाने। और ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि भूत भगाना है तो मूवी और सीरियल देखना ज़रूरी है।
और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं तुम्हें वापस हॉस्पिटल में छोड़ देता हूँ ताकि तुम वहाँ सेफ रहो। और हॉस्पिटल क्यों, मैं तुम्हें डायरेक्ट घर पर ड्रॉप कर देता हूँ ना। मीरा ने इस बात पर चिढ़ते हुए कहा, तुम पागल वागल हो गए क्या? मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी और ना ही तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं जाऊंगी। मैं तो मूवीज़ और सीरियल के बारे में तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि उनमें से हमें कुछ तो आइडिया मिल जाता भूत को पकड़ने या भगाने का। कोई आइडिया मिल जाता शायद, बस इसलिए। पर कोई बात नहीं, तुमने नहीं देखी तो क्या हुआ, मैंने तो देखी है ना। मैं आइडिया लगा लूँगी और मैं ही उन भूतों से लड़ लूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तो मुझे बचा ही लोगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि वहाँ कोई भूत नहीं है। ये सिर्फ मौसी का वहम है या फिर किसी की साजिश होगी। हमें सिर्फ यही पता लगाना है कि आखिर माजरा क्या है। मीरा ने ठीक है कहा ही था कि तभी रुद्र ने यमुना एक्सप्रेसवे के एक वीआईपी रेस्टोरेंट में अपनी गाड़ी रोक दी। मीरा ने जब एकदम से वीआईपी रेस्टोरेंट देखा तो वो सोचने लगी, पता नहीं इसमें कोई देसी चीज़ मिलेगी या नहीं। रुद्र ने जब मीरा को कुछ सोचते हुए देखा तो वो समझ गया कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो मीरा के करीब आकर बोला, फिक्र मत करो, यहाँ देशी विदेशी सभी टाइप की डिश मिल जाती हैं और हमें खाना भी यहाँ नहीं खाना है। इसके पीछे की साइड एक बहुत ही सुंदर सा गांव जैसा रिजॉर्ट बना हुआ है, हम वहाँ जाकर खाएंगे। अरे वाह, वैसे तुम ज्योतिष हो क्या कि सबका मन पढ़ लेते हो? इस पर रुद्र ने कार से उतरते हुए कहा, नहीं जी, मन पढ़ने वाले को ज्योतिष नहीं मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मीरा ने इरिटेट होकर गाड़ी से उतरते हुए कहा, हाँ हाँ वही जो भी कहते हैं। अच्छा अब अंदर चलें क्या? वो क्या है ना, मुझे ना भूख लगी है, इसलिए अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। रुद्र बोला, हाँ चलो। फिर दोनों ही तुरंत रिजॉर्ट के अंदर चले गए। फिर वहाँ से वो बैक साइड बने सुंदर से रिजॉर्ट में जाकर बैठे। उस रिजॉर्ट का इंटीरियर बिल्कुल किसी गांव के जैसा लुक दे रहा था। वहाँ चेयर्स भी अलग अलग रखी हुई थी और ऊपर से झोपड़ी वाला लुक भी दिया हुआ था। वहीं सामने आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था जिसमें कमल के सुंदर फूल उगे हुए थे और उस तालाब पे पनिहारियों की मूर्तियां बनाई गई थी जिससे ये लगे कि तालाब पर भी लोग हैं। सारी चेयर्स के पास छोटा सा गार्डन बना हुआ था जिसमें हर तरह के फूल लगाए गए थे। मीरा ने जब पूरी जगह को सही से देखा तो कहा, कितनी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ तो खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये कहते हुए उसने हंसते हुए रुद्र की तरफ देखा जो सिर्फ उसकी बात पर मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते देखकर मीरा सोचने लगी, कितनी भी एक्साइटमेंट की बात क्यों ना हो, ये बंदा सिर्फ मुस्कुराता है। पता नहीं, शायद इसे लगता है कि इससे ज़्यादा ये हंसा तो इसके सारे दांत न गिर जाएं। ये सोचकर मीरा एक पल को हंसने लगी और फिर दूसरे ही पल उसने ये ख्यालों को कंट्रोल करते हुए खुद से कहा, अरे अरे ये क्या सोच रही हूँ मैं, कहीं इसने फिर से मेरे मन की बात सुन ली तो लोचाए उल्फत हो जाएगा। जाने दो, मुझे कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। ये सोचते हुए वो खुद ही जाकर तालाब किनारे बनी एक टेबल पर बैठ गई। उसके वहाँ बैठते ही टेबल पर रखा हुआ लालटेन अपने आप जल गया और झोपड़ी जैसी बनी छत में अपने आप लाइट चलने लगी, जैसे चश्मे वहाँ जुगनू आ गए हों। इस जगह पर जुगनी और तितलियों का भी आर्टिफिशियल इफ़ेक्ट दिया गया था। ये सब देखकर मीरा की मुस्कुराहट तो बंद ही नहीं हो रही थी। उसे ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आया और उसने मन में सोच लिया कि वो अब हर किसी को अपने साथ लेकर इसी रिजॉर्ट में आएगी। बस तभी रुद्र ने उसके सामने वाली चेयर की ओर आते हुए कहा, लगता है तुम्हें यह सब कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। हाँ, अब मैं हर किसी के साथ इसी रिजॉर्ट पर आऊँगी। इस बात पर रुद्र बोला, यानी कि तुम्हें यहाँ के डिज़ाइंस बहुत पसंद आए? मीरा खुश होते हुए बोली, हाँ बहुत पसंद आया, बहुत बहुत बहुत। इस बात पर रुद्र ने कहा, मुझे ऐसे ही डिज़ाइंस ज़्यादा पसंद हैं जिसे देखकर लोगों के चेहरे से मुस्कान ना जा पाए, समझी? कल तो तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा, पर मैं ऐसे ही कुछ यूनिक डिज़ाइंस अपनी हवेली में करवाना चाहता था, क्योंकि कुछ भी हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑलवेज़ बेटर दैन फ्रेशर। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पूरा रिजॉर्ट मेरे दोस्त का है, जिसे यूनिक लुक देने का काम मेरे दोस्त ने ही किया है, जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था तुमसे। मीरा ये सब चुपचाप सुन रही थी और अच्छे से पूरे रिजॉर्ट को देख रही थी। तभी वहाँ एक पर्सन आया और उसने पूछा, क्या लेंगे आप लोग? रुद्र ने मीरा की ओर देखे बिना ही पूरा ऑर्डर दे दिया और उस व्यक्ति ने ओके दोस्त कहा। तो ये शब्द सुनकर रुद्र ने ऊपर देखा और वो चौंकते हुए बोला, अरे आरव, तुम यहाँ पर? तुम तो बाहर गए थे ना? आरव ने हंसते हुए कहा, बॉस मैं आज ही लैंड हुआ हूँ अमेरिका से यहाँ पर।
इस बात पर रुद्र ज़ोर ज़ोर से हंस दिया। उसे ज़ोर ज़ोर से हंसता देखकर मीरा चौंक गई और सोचने लगी, अरे वाह, ये बंदा तो हंसता भी है। सही है, मतलब इसे अच्छे से खुलकर हंसना आता है। रुद्र उठकर आरव से गले मिलने लगा और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बातें करने लगे। लेकिन उस वक्त मीरा बस एकटक अपनी नज़रें गड़ाए हुए सिर्फ उन्हें देख रही थी। तभी मीरा ने वेटर को देखा और उसे अपने पास बुलाया। रुद्र और आरव भी एक दूसरे से अलग हुए। तभी आरव ने मीरा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने धीरे से रुद्र के कान में कहा, यार इतनी खतरनाक बंदी तुझे कहाँ से मिली? बोले तो एकदम माँ। आरव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर बोला, चुप रहे तो वरना जूते पड़ेंगे हमें। आरव बोला, तो चलना कहीं और चलकर बात करते हैं।